खबरों का सार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा, कल सिकंदराबाद स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। कोरोना संक्रमण से बड़ी चिंता, मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्रियों की समीक्षा बैठक आज। गृह मंत्री अमित शाह व सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा आज। आजमगढ़ को देंगे अरबों की सौगात, जनसभा में बनाएंगे चुनावी माहौल। नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल और प्रियंका गांधी से की मुलाकात, बोले पंजाब के लिए मेरी प्रतिबद्धता। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आज से होगा शुभारंभ। आज और कल लखनऊ विश्वविद्यालय में होगा आयोजन। टीम में विभिन्न प्रदेशों से कुल 10 सदस्य सम्मिलित। और निकाय चुनाव को लेकर सपा ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, कई जिलों में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग को नहीं मिली सीट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुख करते हैं खबरों का। बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। ट्रक और बाइक की आपस में भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें, बहराइच से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रक और बाइक की आपस में भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो ये दुखद खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर मार्ग पर देर रात हुआ हादसा। बहराइच से ये अहम खबर, ट्रक और बाइक की आपस में भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। आपको बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो बहराइच से ये अहम खबर, सीतापुर मार्ग पर देर रात हुआ हादसा। ट्रक और बाइक की आपस में भिड़ंत। बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर आ रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो यह अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर मार्ग पर देर रात यह हादसा, ट्रक और बाइक की आपस में भिड़ंत, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर आ रही है। तो आपको बता दें, ये दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर मार्ग पर देर रात हुआ हादसा। बहराइच से अहम खबर, ट्रक और बाइक की आपस में भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो यह अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर मार्ग पर देर रात हुआ हादसा, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। आपको बता दें, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो बहराइच से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर मार्ग पर देर रात ये हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत की खबर। ट्रक और बाइक की आपस में भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत की दुखद खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिरुद्ध, ये हादसा कैसे घटित हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है? सीतापुर मार्ग का यह हादसा बताया जा रहा है। जी, निश्चित तौर से आपको बताना चाहेंगे कि बहराइच सीतापुर मार्ग पे ग्राम मानकपुरवा के पास रात को बाइक और ट्रक के टक्कर हो गई। बीच में हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हाँ अनिरुद्ध, ये जिनकी मौत हुई है ये व्यक्ति कहाँ के हैं? इनके परिवारीजनों से कुछ संपर्क हो पाया?
इनके परिवारजनों से संपर्क अभी जब रात में अज्ञात में इन लोगों का जानते हो 100 पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, लेकिन इनके परिजन आए हैं और इनके परिजन से संपर्क होकर ये पता चला है कि ये ग्राम मानकपुरवा के पास जो हुआ था, मुगलहा के पास इनका हुआ है। और ये सभी अज्ञात पखरपुर के हैं, जिसमें से कुछ एक लड़का प्रमुख का है, पूर्व प्रमुख रहे हैं उनका लड़का है, और बाकी कुछ गांव के लोग हैं जो मौके पर जानते हो मौके पर 100 को परिजन पहचान कर लिए। अनिरुद्ध, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अनिरुद्ध मिश्रा हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अहम जानकारी दी। तो आपको बता दें, बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मौत की ये दुखद खबर आपको दिखा रहे हैं। रात में यह हादसा होता है सीतापुर मार्ग पर, जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत होती है। बात करते हैं अगली खबर की। बरेली से अगली खबर है, माफिया अशरफ की तबीयत हुई खराब। आपको बता दें, कोर्ट ले जाने की प्रक्रिया के दौरान अशरफ की धड़कनें बढ़ी। अशरफ का बीपी कम होने की वजह से आज नहीं ले जाया जाएगा कोर्ट। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में अशरफ को करना था, पेश होना था। अशरफ का बीपी कम होने की वजह से नहीं ले जाया जाएगा कोर्ट। आपको बता दें, आज बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में पेश होना था अशरफ को। बताया जा रहा है अशरफ का बीपी कम होने की वजह से आज कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा अशरफ को। आज बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में अशरफ को पेश होना था। तो अशरफ को कोर्ट ले जाने के लिए आई पुलिस वापस लौटी। आज अशरफ को कोर्ट में नहीं किया जाएगा पेश। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बरेली से माफिया अशरफ की तबीयत हुई खराब। आपको बता दें, कोर्ट ले जाने की प्रक्रिया के दौरान अशरफ की धड़कनें बढ़ी। अशरफ का बीपी कम होने की वजह से आज नहीं ले जाया जाएगा कोर्ट। आपको बता दें, आज बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में अशरफ को पेश होना था। तो माफिया अतीक का भाई है अशरफ। तो अशरफ का बीपी कम होने की वजह से आज कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा। आपको बता दें, बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में आज पेश होना था अशरफ को। अशरफ को कोर्ट ले जाने के लिए आई पुलिस वापस लौटी। और हमारे संवाददाता शानू कुमार इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शानू, अशरफ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, कैसे तबीयत बिगड़ी, ये किस तरीके का मामला है? देखिए मानस, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज अशरफ को जो है बरेली की कोर्ट ACM 2 में कहीं ना कहीं पेश होना था। और ये पूरा मामला जो है उससे गैर कानूनी तरीके से मुलाकात जिन लोगों ने की थी और अशरफ ने जो गैर कानूनी तरीके से मुलाकात की थी, उस सब मामले में उसको जो है पहले पेश होना था और उसके बाद जो है बरेली कोर्ट कोई ना कोई फैसला सुनाती। लेकिन जब व्यवस्थाओं को चाक चौबंद, जिला जेल की बात करें तो वहां पर कई कैदी वैन और जो वज्र वाहन होता है वो भी वहां पर मौजूद हो गया और कई जगह की जो है पुलिस फोर्स की टीमें भी लग गई थी। फिलहाल वहां पर जिला जेल की स्थिति पूरे काफिले के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन और कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट पर भी करीब 1 CO के साथ 2 दर्जन करीब पुलिसकर्मी जो है कोर्ट परिसर में तैनात हो गए थे। तो माहौल पूरा गहमा गहमी का था। लेकिन उसी बीच जब बड़ी खबर ये सामने से निकल करके आई कि अशरफ का जो है तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि उसकी जैसे ही उसको पता लगा कि मुझे कोर्ट में पेश होना है तो उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसको जो है बीपी लो होने की शिकायत सामने आ गई। तो साफ तौर पर से आज उसको जो है कोर्ट में पेश होना था, वो मामला कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया है और आज उसको जो है कोर्ट में पेशी नहीं होगी। तो फिलहाल अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है तो कोर्ट में पेश होने के दौरान उसका कहीं जो है रास्ते में एनकाउंटर ना हो जाए या फिर उसका जो है एक्सीडेंट ना हो जाए, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अशरफ की जो है धड़कनें तेज हुई और बीपी बढ़ने के बाद सामने आई है। फिलहाल उसने ये बहाना बनाया है या फिर जो सच्चाई है वो तबीयत खराब हुई है। मानस, हाँ बिल्कुल शानू, तबीयत वास्तव में खराब हुई है या बहाना है, ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ शानू, क्या अशरफ की तबीयत बिगड़ने के बाद उसको डॉक्टरों के हवाले किया गया? बीपी की ही समस्या है या कुछ और कोई समस्या निकल कर सामने आ रही है?
और देखिए मानस, बिल्कुल अभी तक जो है उसका जो जिला जेल में ही जो एक जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वो उनकी पूरी एक टीम पैनल बैठता है जिला जेल के अंदर, और वो जो जेल में जिस भी कैदी की तबीयत खराब होती है उसको तुरंत फौरन जो है वहां पर ले जाया जाता है, डॉक्टरों से चेकअप कराया जाता है। तो थी या फिर कोई और मेडिकल हिस्ट्री उसकी जो है खंगाली जा रही है। तो फिलहाल कई पहलुओं पर जो है डॉक्टर भी जांच कर रहे हैं, और उसको जो है अभी रिलैक्स करने के लिए कहीं ना कहीं बोल दिया गया है। उसको जो है अभी थोड़ा सा आराम की जरूरत है, उसके बाद ही उसकी कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य होगी, और उसके बाद ही पता लग पाएगा कि अब उसकी कोर्ट में अगली पेशी कब होगी। फिलहाल अब आज का जो मामला था कोर्ट में पेश होने का, वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया है, और न्यायालय पर जो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया था वो पुलिस की टीमें भी कहीं ना कहीं लौट गई हैं, और जो जिला जेल पर जो कैदी वैने थी और जो वज्रवाहन था और पुलिस की टीमें मौजूद थी वो कहीं ना कहीं अपने वापसी उनकी रवानगी हो गई है। अब जो स्थिति जिला जेल की बात की जाए तो वहां पर भी सामान्य है, और कोर्ट की बात की जाए तो वहां से भी सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब आगे के आदेश की जो है इंसान लोगों को प्रतीक्षा है कि कब उसका आगे का आदेश आएगा और कब उसकी पेशी होगी। मानस। हाँ जी सानू, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता सानू कुमार ने तमाम अहम जानकारी दी। तो आपको बता दें, अशरफ का बीपी कम होने की वजह से कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। अशरफ को लेने गई पुलिस वापस लौटी। आज बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में अशरफ को करना था पेश। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में पेश होना था अशरफ को। अशरफ को कोर्ट ले जाने के लिए आई पुलिस वापस लौटी। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज अशरफ को कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। तो हमारे संवाददाता शानू ने इस खबर पर तमाम जानकारी दी। अब ये देखने वाली बात है कि ये तबीयत अशरफ की बिगड़ी है, ये वास्तव में बिगड़ी है, या एक ये डर था कोर्ट ले जाने के दौरान बीपी कम होता है और डॉक्टरों के द्वारा। अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना संक्रमण से बढ़ी चिंता, मनसुख मांडविया ने बुलाई समीक्षा बैठक। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रियों की समीक्षा बैठक आज होनी है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये अहम समीक्षा बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। हाँ, तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 606 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 803 नए मामले आए हैं। साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या अब 3,987 बताई जा रही। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे बैठक। तो आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अहम समीक्षा बैठक होगी। राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टरों के साथ ये समीक्षा बैठक होगी। निश्चित तौर पर कोरोना को लेकर एक गहन मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से देश भर में कोरोना व्यापक पैमाने पर बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर सरकार और सभी राज्यों की चिंता बढ़ रही है कि कोरोना से किस तरीके से इसको कंट्रोल में किया जाए। तो आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टरों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये समीक्षा बैठक होनी है। तो देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये अलर्ट करने वाले हैं। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से जयवीर मावी, दिल्ली से प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, हम सीधा प्रवेश शर्मा के पास जाएंगे। जी प्रवेश, मनसुख मांडविया की समीक्षा बैठक होनी है,
क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा? जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, और बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में 600 से ज्यादा मामले कल मिले हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली में विशेष तौर पर मैं बात करूं तो सुरक्षा के इंतजाम को लेकर अभी तक की जो बात करें वो है नहीं। और जब आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मीटिंग करेंगे और देश के राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक होगी, तो उसमें ये तय किया जाएगा। सबसे ज्यादा जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो मास्क या सैनिटाइजर का जो अनिवार्य रूप को लेकर जो है ना कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल लेकर आ सकते हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जी प्रवेश, मनसुख मांडविया राज्यों से हो सकता है क्या रिव्यू भी लेंगे, किस राज्य की कैसी व्यवस्था है, राज्यों की कैसी तैयारियां हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो समीक्षा बैठक है वो इसी बात को लेकर है कि राज्य में संक्रमण दर कितनी है, कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, और अगर वहाँ पे हालात बिगड़ते हैं तो वो कौन सा राज्य होगा जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण पहले पहुंचेगा, और सबसे ज्यादा जो बात करें स्वास्थ्य की, जो वहाँ के हालात है उसको लेकर बिल्कुल सबसे पहले जो चर्चा होगी वो इन्हीं मुद्दों पर होगी। और देखा जाएगा कि अगर कोरोना बेतहाशा संख्या में अपनी आंकड़े को बढ़ाता हुआ बढ़ जाता है तो हालात किस तरीके से संभाले जा सकते हैं, या बात करें कि किस स्तर तक वो राज्य है या किस स्तर तक वो उसके लिए तैयार है, वो उसको लेकर एक समीक्षा बैठक में इस पर जरूर चर्चा होगी। जी हमारे साथ जयबीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जी जयबीर, गाजियाबाद की क्या स्थिति है, कोरोना की क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से कोरोना महामारी को लेकर अलर्ट है और तमाम तैयारियां गाजियाबाद में की जा रही है। चाहे वेंटिलेटर जो हॉस्पिटल्स में है उनको बढ़ाया गया है, जो बेड है उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, वही ऑक्सीजन को लेकर भी पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 24 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें, मार्च 2031 तक का जो 2023 का जो डाटा जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है, उसकी अगर हम बात करें तो अभी तक 90,691 कुल मामले कोरोना के गाजियाबाद में मिले थे। और अगर मार्च के महीने की बात करें तो 248 जो नए मरीज कोरोना के मार्च के महीने में गाजियाबाद जनपद में मिले थे। वही अस्पताल में जो मरीज रहे थे, टोटल अगर हम मरीजों की बात करते हैं तो 19,865 जो ऐसे मरीज थे जो कोरोना काल में गाजियाबाद के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती रहे थे और जिनको इलाज किया गया। तो वही जो होम आइसोलेशन यानी कि जो घर पर इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो 7,248 मरीज ऐसे थे 70,248 मरीज ऐसे थे जिन्होंने अपने घर पर ही इलाज कराया था। लेकिन अब अगर मौत की बात करें तो गाजियाबाद में पिछले कोरोना काल को कुल मिलाकर 474 मौत गाजियाबाद जनपद में सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो विभिन्न अस्पतालों में हुई थी वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। तो वही जो बात करें जो एक्टिव केस है इस समय वो 103 है। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद की बात करें तो अभी हालांकि क्योंकि पिछले 24 घंटे में केवल 24 मामले ही अभी तक सामने आए हैं, जिला प्रशासन पूरी तरह से जो एंटीजन टेस्ट है और रेडिसी RT-PCR जो टेस्ट है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार है और तमाम जो टेस्ट है उनकी संख्या गाजियाबाद में बढ़ा दी गई है। लगातार गाजियाबाद अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में अब जो टेस्ट है वो किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से इस कोरोना काल को लेकर जो आने वाली जो संभावना है, जिस तरह देश भर में एक बार फिर कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर पूरी तरह अलर्ट है और तमाम ऐसी मीटिंग्स जिलाधिकारी गाजियाबाद राकेश कुमार और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तो शंकर के बीच चल रही है और लगातार अस्पतालों का दौरा किया जा रहा है। वहीं जो प्राइवेट अस्पताल संचालक है उन अस्पताल संचालकों से भी मीटिंग की जा रही है और उन्हें कोरोना काल के लिए जो मरीज है जो जांच है उसको तेजी से करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अभी तक, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर निकाय चुनाव भी होने हैं जिसको लेकर जो जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अगर इसका आंकड़ा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और किसी भी कीमत पर जो गाजियाबाद जनपद है वहां पर जो कोरोना जैसी महामारी है, क्योंकि अगर बात करें कोरोना की गाजियाबाद जनपद की तो दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर जो दो ऐसी जगह है जहां पर लोगों का ज्यादा आवागमन होता है और सबसे ज्यादा प्रभावित भी अगर हम कोरोना काल की बात करें तो दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर की वजह से ही गाजियाबाद को भी कोरोना काल में ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं लगातार रोजाना लाखों की संख्या में दिल्ली और
गौतम बुद्ध नगर से आना जाना होता है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तमाम जो तैयारियां हैं तो उनको लेकर जिला प्रशासन अभी तक दावे कर रहा है। हालांकि इन दावों की पोल तो जब कोरोना की जो महामारी अगर ऐसी कोई संभावनाएं होती हैं तो बताया जा सकता है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक जो दावे कर रहा है उसके अनुसार किसी भी तरह की समस्याएं जिला प्रशासन को नहीं है। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तमाम तैयारियां चाक चौबंद की गई हैं और जिला प्रशासन अपने दावों पर कितना खरा उतरेगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जी हाँ जबीर, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम वापस चलते हैं अपने मुद्दे पर। हम बात कर रहे थे कोरोना की। डरा रहा कोरोना। हमारे साथ हमारे कई जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, भरत सेठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही देहरादून से हमारे साथ अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम भरत सेठी के पास आना चाहेंगे। भरत, जिस तरह लखनऊ राजधानी क्षेत्र है, लखनऊ में भी आज ही कोरोना के कई सारे नए मामले सामने आए हैं, तो लखनऊ की व्यवस्था किस तरीके की है? स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं, अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो लखनऊ की स्थितियां क्या हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोविड के मामले पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, 24 घंटे की अगर बात करते हैं तो 192 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 24 घंटे में 35 नए मामले सामने आए हैं और अगर बात की जाए इस साल की पहली मौत भी लखनऊ में कोरोना के कारण हो चुकी है। एक महिला थी 60 वर्षीय, उनकी कोरोना से मौत हो गई है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनको निजी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, फिर वहां से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अब थोड़ी सी अगर बात करें तमाम टीम्स की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक भी करी थी। बैठक में दिशा निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, तमाम जो इंतजाम है वो हो जाए और साथ ही साथ वेंटिलेटर की बात करें, हॉस्पिटल में कोविड बेड की बात करें और साथ ही साथ प्लांट की बात करें, ऑक्सीजन की, उसको एकदम तंदुरुस्त करने के लिए कहा गया था। किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती और एक्टिव मोड पे लाने के लिए कहा गया था। अगर औचक निरीक्षण की बात करें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, तमाम जो इंतजाम है उसको कर लिया जाए। क्योंकि कोविड के मामले जरूर बढ़ रहे हैं। इससे पहले SPN2 वायरस भी प्रदेश में दस्तक दे चुका था, तमाम मामले उसके भी सामने आए थे। उसको लेकर पहले से ही मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, वो अलर्ट मोड पर आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, राजधानी लखनऊ में बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक जरूर है। क्योंकि धीमे से जो आंकड़ा एकदम ग्राफ जो बढ़ा है, जो फरवरी तक ग्राफ एकदम डाउन था, मार्च के लास्ट वीक में ग्राफ का जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है वो अब अप्रैल की शुरुआत में ही बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। कोविड के प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ेगा, सरकार को, प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि मामले ना बढ़े, क्योंकि मामले बढ़ेंगे फिर दिक्कतें सामने आएंगी। उससे पहले ही कोविड प्रोटोकॉल को लेकर एक नियम को जारी करना चाहिए। जी हाँ भरत, हमारे साथ आप बने रहिए। हम अपने सहयोगी अंकित काला के पास जाएंगे। अंकित, जैसे कि उत्तराखंड में भी लगातार मामले आ रहे हैं, कोरोना के जिलों में लगातार 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से हर जिले में केस आ रहे हैं। तो देहरादून की क्या स्थिति है? देहरादून में सरकार और शासन की तैयारियां कैसी हैं और कोरोना के किस तरीके से पेशेंट आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो गुरुवार को भी पूरे प्रदेश भर में 51 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। चिंता की बात यह है कि जो सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं वो राजधानी देहरादून से सामने आ रहे हैं और लगातार ये जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से चिंता जो है वो काफी बढ़ गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी है वो भी बड़े पैमाने पर हो रही है और कल भी जो है 90 से अधिक जो मरीज थे वो रिकवर हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी ये अपील की जा रही है, इसके अलावा केंद्र सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसका सभी जो पालन करें। और जिस तरीके से हमने देखा कि अभी कोरोना के मामले कम हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो लोग जो कोविड की जो गाइडलाइन थी उसका अनुपालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। बाजारों में हम देख रहे थे कि काफी भीड़ देखने को मिल रही थी, जो कोरोना की गाइडलाइन थी उसका उल्लंघन हो रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने सख्ती से पालन कराने के दिशा निर्देश दिए हैं और 22 तारीख से तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की कोरोना माफ कीजिएगा जो चारधाम की यात्रा है वो यात्रा भी शुरू होने वाली। तो सरकार के सामने बड़ा दबाव है। करीबन 40 से 50 लाख के करीबन पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो 48 लाख श्रद्धालु आए थे। तो इस साल सरकार
मान के चल रही है कि पिछले साल से अधिक जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में अगर 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ सकती है। तो ऐसे में आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में जो बैठक होनी है उसमें विशेषकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। तो ऐसे में हाल फिलहाल जो मामले बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी शुरुआती ये समय है। अगर इस समय भी अगर कोरोना के मामलों पे हम रोकथाम कर सकेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय की जो त्रासदी है उससे हम कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ सकते हैं। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने संवाददाता प्रवेश शर्मा के साथ प्रवेश शर्मा के पास आना चाहेंगे जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, पूरे देश का दबाव दिल्ली पर रहता है। इलाज की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ली जाए, दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई कोशिश या प्रयास नहीं दिख रहा है लगातार, जबकि अभी आज पहली बैठक केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं। इस तरीके की ना अभी कोई तैयारी दिख रही है और ना जमीन पे कुछ ऐसा कार्यक्रम दिख रहा है जागरूकता से संबंधित। तो दिल्ली के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है कोरोना को लेकर? प्रवेश, अनम्यूट करिए अपने आप को। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि कागजों की बात करें तो वो अलग है और जमीनी हकीकत अलग है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटोकॉल लागू ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे मेट्रो हो, बस हो, बाजार हो, लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने शनिवार को जो स्वास्थ्य मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक अस्पताल का दौरा करके जायजा जरूर लिया था, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं दिल्ली में कल 606 केस आए हैं और फिर भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। किसी प्रकार की कोई सख्ती नहीं है, लोग अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क है, जिसको लेकर दिशा निर्देश मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक ये भी नियम है, जब तक कानून सख्ती से नहीं आता है तो लोग लापरवाह दिखते हैं। हालांकि सबको मालूम है कि कोरोना से बचने के लिए केवल और केवल प्रोटोकॉल ही है जो उनको बचा सकता है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की बात कर रहा हूँ विशेष तौर पर, लोग अभी भी मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ प्रवेश साहब, हमारे साथ बने रहिए। हम जयबीर के पास आना चाहेंगे। जयबीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कोरोना की अगर अनुपात की बात की जाए, रेशियो की बात की जाए, तो जो मरीज गाजियाबाद से मिल रहे हैं वो ग्रामीणांचल से मरीज मिल रहे हैं या शहरी क्षेत्रों से मिल रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि पेशेंट कम मिलते हैं। तो अभी ये गाजियाबाद में जो पेशेंट मिल रहे हैं ये किन क्षेत्रों से ज़्यादा मिल रहे हैं? देखिए महाराज, मैं बिल्कुल बता दूं कि आप जैसा सवाल किया है कि जो मरीज हैं उनको रेशियो की हम बात करते हैं, तो अभी तक देहात क्षेत्र से ऐसी कोई सूचना नहीं है, या फिर जो आंकड़े की बात करें तो देहात क्षेत्र अभी इस मामले में शून्य है। और शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो पिछले 24 घंटे में जो 24 मरीज गाजियाबाद जनपद में पाए गए हैं वो सभी शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और गाँव देहात से उनका कोई नाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मरीज है वो कहीं ना कहीं मैंने जैसा पहले भी कहा था कि गाजियाबाद की जो सीमाएं है वो गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली से मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली जिन लोगों का ज्यादा आवागमन है या फिर ग्रेटर नोएडा जिन लोगों का ज्यादा आवागमन है, वहां से संभावनाएं हैं, वहां से जो समस्याएं हैं, चाहे पिछले हम कोरोना काल की बात करें तो तमाम जो बॉर्डर्स थे दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के, वो गाजियाबाद प्रशासन को सील करने पड़े थे। तो कहा जा सकता है कि अभी तक के जो रेशियो की हम बात करें, जो मरीजों की हम अनुपात की बात करें, तो अभी तक जो मरीजों का जो अनुपात है वो शहरी क्षेत्र से ज्यादा पाया जा रहा है। जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनमें ज्यादा पाया जा रहा है। हालांकि गांव देहात की हम बात करें तो गांव देहात में ऐसी कोई अभी तक जो मरीज है वो इस मार्च महीने में, यानी कि जो अब ताजे आंकड़े की हम बात करें तो ताजे आंकड़ों में भी देहात क्षेत्र से ऐसी कोई सूचनाएं नहीं आ रही है और ना ही देहात क्षेत्र के जो मरीज हैं अभी तक मिले हैं। जांच की बात करें तो लगातार जिस तरह आरटीपीसीआर की जांच जो पर डे 3500 की थी और एंटीजन टेस्ट की 3900 एंटीजन और आरटीपीसीआर की बात करें तो 3500। तो कहीं ना कहीं जो जांच के आंकड़े की बात करें तो अभी जांच उस अनुपात में काफी कम है जिस अनुपात में जांच होनी चाहिए थी, जिस अनुपात के जो दावे किए जा रहे थे कि जांच में तेजी बढ़ाई जाए। हालांकि तेजी जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी जांच। जयबीर आप हमारे साथ बने रहिए।
हम दोबारा आपके पास आएंगे। भरत सेठी के पास हम आना चाहेंगे। भरत, राजधानी लखनऊ एक केंद्र है, पूर्वांचल का पूरा जोर लखनऊ पे रहता है। पूर्वांचल की बात कर ली जाए तो आसपास के 8-10 जिले जिनके स्वास्थ्य सेवाओं का जो केंद्र है वो लखनऊ है। इन जिलों के पेशेंट लगातार लखनऊ आके अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं। तो राजधानी लखनऊ के लिए, और वैसे भी राजधानी लखनऊ बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है, स्वास्थ्य सेवाएं अपने आप में चुनौती हैं। तो लखनऊ के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है तो लखनऊ कितना तैयार है? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें, तमाम हॉस्पिटल्स में तैयारी कर दी गई है और आगे भी और बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बात करें पूर्वांचल के तमाम जो लोग हैं लखनऊ में एडमिट होते हैं, अगर कोई बड़ी बीमारी होती है लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में आते हैं, लोहिया में आते हैं या ट्रामा सेंटर में, तमाम जगह अपने उपचार को करवाने के लिए जाते हैं। अगर बात करें तमाम हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर भी दिशा निर्देश जारी करने के बाद कोविड एक वार्ड बना दिया गया है। वहां पर जो कोविड के पेशेंट है वो वहां पे रहेंगे और साथ ही जो भी कोविड के पेशेंट्स हैं उनके साथ कोई भी उनका आ रहा है तो जिनके साथ वालों का भी अब कोविड का टेस्ट हो रहा है। कोविड की जांच लेकर क्या वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं ये या नहीं, ये इसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और तमाम जो जांच है वो कर रही है। अगर बात करें लोक बंधु हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है लखनऊ में, तमाम जो लोग वहां पे भी इलाज के लिए पहुंचते हैं। अब वहां पर कोविड पेशेंट के लिए भी भर्ती शुरू हो चुकी है। अगर कोई भी कोविड पेशेंट अपनी रिपोर्ट में कोविड आता है तो उसको भी वहां पर एडमिट अब किया जा रहा है। फिलहाल राजधानी एकदम तैयार है और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री लखनऊ में ही बैठते हैं और लखनऊ में ही सबकी नजरें रहती हैं कि कौन किस तरीके से कहाँ पे कहाँ क्या काम हो रहा है। इसको लेकर स्वयं बात करें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार निरीक्षण कर रहे थे तमाम हॉस्पिटल्स में। वो स्वयं औचक निरीक्षण उन्होंने किया, वहां जाके खामियों पर उन्होंने ना हो इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए। फिलहाल लखनऊ पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जिस तरीके से सेकंड वेव आई थी, तमाम जो असुविधाएं देखने को मिली थी, तौर पर जब केन्यूज ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात करी, उन्होंने कहा कि पैनिक होने की स्थिति नहीं है, मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। जी हाँ भरत, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने सहयोगी अंकित काला के पास आएंगे। अंकित, उत्तराखंड इस समय चारधाम यात्रियों का स्वागत करने जा रहा है, जो उत्तराखंड के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तमाम चुनौतियां उत्तराखंड में वैसे भी अपने आप में रहती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात किया जाए, इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा कार्यक्रम को उत्तराखंड आयोजित कर रहा है, तो कोरोना को लेकर उत्तराखंड में कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं? अतिरिक्त क्या किया जा रहा है? देहरादून के अलावा जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, प्रशासन और शासन की क्या तैयारियां हैं? वहां लोग ज्यादा प्रभावित ना हो उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। एक महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है वो किस तरीके से संपन्न हो पाएगी। अंकित, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी से ये अपील कर रही है कि किसी भी तरीके से जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना करे। कोशिश सरकार ये कर रही है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन का जो कार्य है उसको तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा राज्य ने केंद्र सरकार से 1 लाख की भी डिमांड करी है, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो धरातल पर इतनी कोई समस्याएं देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अभी ऐसी कोई पैनिक क्रिएट करने वाली भी परिस्थिति नहीं है, लेकिन सरकार अब धीमे धीमे करके कोशिश कर रही है कि व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद कराया जाए। बाकी जो चारधाम यात्रा की जहाँ तक बात है, तो इस बार की चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो हेल्थ एटीएम है वो जगह जगह पे लगाए जाएंगे। कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो हेल्थ एटीएम थे उनका लोकार्पण करा है और हेल्थ एटीएम के माध्यम से सरकार चाहती है कि जो तमाम जो जांचें हैं, 70 से करीबन 72 जांचें हैं, वो निःशुल्क हो जाएगी। तो सरकार भी ये करके कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, लेकिन जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन फिलहाल राज्य में नहीं हो रहा है। ऐसे में जो 22 तारीख से जो राज्य की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है उसमें कैसे सरकार कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करा पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार यही कह रही है कि फिलहाल कोई पैनिक क्रिएट करने वाला। अंकित, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, आपका शुक्रिया। जयवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कोविड से संबंधित तमाम अहम जानकारियां दी। तो आपको बता दें, कोरोना की विस्फोटक स्थिति
लगातार देश में बढ़ रहे कोरोना को लेकर शासन और प्रशासन की चिंता लगातार बनी हुई। आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की समीक्षा बैठक भी है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक है। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने देश भर में 60,000 स्कूल बंद किए हैं। सिसोदिया ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि देश तरक्की के लिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा, पीएम जब यह बात कहते हैं कि गंदी नाली से गैस निकाल कर चाय बनाई जा सकती है तब मेरा दिल बैठ जाता है। तो आपको बता दें मनीष सिसोदिया का जेल से ये लेटर बम सामने आया है। प्रधानमंत्री पे साफ तौर से निशाना साधते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री का पढ़ा होना आवश्यक। तो ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते नजर आए हैं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। तो आपको बता दें जेल से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये लेटर सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार मुखर होकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते रहे हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये लेटर बम एक बार फिर से सामने आया है। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये लेटर बम सामने आया है, इसका राजनीति पर कैसा प्रभाव देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने तिहाड़ जेल से एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर जो है निशाना साधा है और उन्होंने कई सवाल खड़े किए जिसको लेकर उस पत्र को लेकर खुद अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है ट्वीट कर पूछा है कि ये देखिए ये आज के हालात हो गए हैं हमारे देश में, क्या हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो तिहाड़ जेल से उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, आज देश में जो भी हालात हो रहे हैं वो उनके जिम्मेदार वो खुद है। जी हाँ प्रवेश, जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार प्रधानमंत्री पर मुखर होते नजर आए हैं, अब जेल में बैठे बैठे भी प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। खासकर अभी जो एक मुद्दा बहुत ही गर्म रहा प्रधानमंत्री की डिग्रियों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो मनीष सिसोदिया उसी मुद्दे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अब भाजपा की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया का इंतजार है? जी बिल्कुल, अभी भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन जरूर थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया ने सीधा प्रधानमंत्री को जो देश में कई ऐसी चीजों को लेकर मुद्दों पर सवाल उठाए, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे देश में जो कोई भी अन्य गतिविधियां उसको लेकर उन्होंने सीधा प्रश्न किया है कि अगर कोई भी कुछ करना चाहता है तो उसको करने नहीं देते हैं, उसको रोक दिया जाता है। आज का युवा जो है बहुत कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उन्होंने अपने पत्र में एक बात बड़ी ही मैं कहूँगा मुख्यता से लिखी है, वो शिक्षा और कॉलेज, जो शिक्षा को लेकर लिखी है और स्कूल कॉलेज को लेकर लिखी है, जिसमें उनका साफ साफ ये वर्ड है कि बच्चे आज के जो पढ़ने जाते हैं वो स्कूलों में पढ़ने ही जाते हैं, वो पढ़ने के बजाय आज वो ये देख रहे हैं कि शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है। प्रवेश, आपको रोकना चाहेंगे, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो और आपको सीधा लिए चलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे, जिन्होंने किसानों, नौजवानों और मजदूरों की बात की। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फ्री में यूपीएससी की तैयारी के लिए सेंटर खोलने की बात की। और अगली खबर हम रांची से आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें रांची से दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की अंत्येष्टि आज। तो रांची से अहम खबर, पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। झारखंड विधानसभा में अंतिम दर्शन को रखा गया पार्थिव शरीर। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री
जगन्नाथ महतो के निधन के बाद आज अंत्येष्टि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। दिग्गजों के नम आंखों से, आपको बता दें, दिग्गजों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ ने दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। विधायक गणों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी। तो आपको बता दें, झारखंड दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की अंत्येष्टि आज। झारखंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। तो झारखंड के रांची से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा के गलियारे तक पहुंचे थे और एक लंबे समय तक उनके साथ काम करने का अनुभव हमको है। उनका विधायी कार्य के प्रति इतना ज़्यादा लगन था कि अपने सुख सुविधा आराम विराम सारा चीज़ कर त्याग करके विधानसभा के कार्रवाई में भाग लेते थे और उस ऐसे जनमुद्दा जो राजहित के लिए है, देश हित के लिए है, अपने क्षेत्र के हित के लिए है, इसके लिए वो कभी पीछे नहीं हटते सर। वो एक मुखर वक्ता थे, डिसिप्लिन पार्लियामेंटेरियन थे। उनकी कमी कितनी खलेगी हाउस में? आपको मैं बता दूं, आप कितना मिस करेंगे कि विधानसभा के कार्रवाई के प्रति उनका इतना ज़्यादा आस्था था जो कभी इनसे वो दूर नहीं हटते थे। और इस तरह के आज मंत्री थे, इस तरह का मंत्री, इस तरह का नेता हमारे राज्य से चले जाने के बाद जो रिक्तियाँ उत्पन्न हुई, ये दूर दूर तक पूरा होने की संभावना नहीं है। सर में रहेंगी और राज्य को ऐसे बहुत सारा यादें हैं। हाल के दिन में ही असमर्थता व्यक्त किए, अस्वस्थता को लेकर के, तो उनको बैठने की व्यवस्था भी मैंने कराया और बार बार उन्हें आसन से मैंने आग्रह भी किया कि आप बैठ के ही अपना जवाब दीजिए। लेकिन मन के अंदर में इतना जज्बा और जोश था कि इतने बड़े बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने खड़े होकर के अपना बातों को माननीय सदस्यों को समझाने का प्रयास किए। और ऐसे पूर्व में भी हम लोग हमेशा विधानसभा परिसर में जाते थे, पुराना विधानसभा में, तो प्रयास करते थे कि हम लोगों का शून्यकाल 1 नंबर में आए, लेकिन हम लोग जगन्नाथ बाबू से नहीं सकते थे। हमेशा शून्यकाल डालने के क्रम में जगन्नाथ बाबू 1 नंबर हुआ करते थे। इससे ये प्रतीत होता है, इससे साबित होता है कि विधायी प्रक्रिया में उनका रुचि, उनका लगान कितना गहराई, कितना गंभीर था। हम जगन्नाथ जी को नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुत लंबे समय तक काम करने का साथ में अवसर मिला और हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या जो झारखंड की होती थी, चर्चाएं होती थी, बहुत ही बेबाक ढंग से बात अपनी रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। और कई मुद्दों पर हमेशा झारखंड के मुद्दों पर समय समय पर बातें भी होती थी, चर्चाएं भी होती थी। और विधानसभा की बात अगर करें तो सबसे पहले जब विधानसभा सत्र चलता था, शून्यकाल से शुरुआत होती थी और सुबह सुबह जब शून्यकाल डालने के लिए हम लोग पहुंचते थे रशियन हॉस्टल पुराने विधानसभा में, तो वो पहले से मौजूद होते थे, यानी सुबह सबसे पहले वो वहाँ पे उपस्थित होते थे। तो उसके अलावा भी जब भी सत्र के दौरान हो या सत्र के बाहर हो या फिर क्षेत्र में भी हो, तो हर एक विषय पर काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते थे। चाहे सरकार दिशा बैठक में थे तो थोड़ी देर तक बैठक चली, उसके बाद उन्हें लगा कि अधिकारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं, तो उन्होंने ही कहा, मैडम इस तरह की बैठक करने का कोई मतलब नहीं है, ये लोग शायद अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, इसलिए इसको कैंसिल करिए। तो इस तरह से ये उनको नहीं लगता कि सरकार में है या विपक्ष में है, जो सही चीज़ें होती थी इस चीज़ को वो बोलते थे। और खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।